नमस्कार दोस्तों, मैं इमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास की टेस्ट सीरीज़ 2 शुरू होने जा रही है। बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न इसमें हैं। आइए आप लोग इसको देखें। माना कि हम क्वेश्चन बहुत कम देते हैं, 10 ही क्वेश्चन देते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन जो वो 30 से 40 के बराबर होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पार्शिका। प्रश्न ये है, पार्शिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विकल्प है मेगास्थनीज, डॉक्टर श्वानबैक, स्काइलेक्स, टेसियस। दोस्तों, जब ये क्वेश्चन आया पार्शिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो विकल्प में अगर आपके विकल्प में टेसियस हो तो उसको आप टिक मार देंगे। टेसियस जो पार्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, टेसियस ये ईरान का, ये ईरानी कह सकते हैं इसे, या ईरान कह लें, ईरानी ये राजवैद था और प्लस इतिहास का प्रकांड पंडित भी था, यानी इतिहासकार भी था। ये ईरानी राजवैद तो था ही, लेकिन साथ में ये इतिहास का प्रकांड पंडित भी था, यानी इसे इतिहास की अच्छी जानकारी थी। और इस टेसियस ने 2 पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक लिखी थी उसने पार्शिका। इस पार्शिका में फारस के व्यापार का वर्णन है इसमें। क्लियर? दूसरी जो पुस्तक इसने लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। यानी इसने एक लिखी थी पार्शिका, दूसरी लिखी थी इंडिका। पार्शिका तो प्रश्न आ गया। इंडिका नामक पुस्तक, अगर एक बार मैंने अभी पिछले वाले टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था कि इंडिका नामक सर्वप्रथम ग्रंथ की रचना किसने की। प्रश्न है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम में आंसर आता है टेसियस। तो इंडिका नामक ग्रंथ में हमें इंडिया यानी भारत के व्यापार का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेसियस ने पार्शिका और इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, इसमें फारस के व्यापार का वर्णन और भारत के व्यापार का वर्णन अलग अलग मिलता है। और फारस जो शब्द है, ये शब्द पारस ये जो शब्द है, इसी फारस का आधुनिक नाम जो है वो ईरान है। यानी फारस को ही हम लोग ईरान कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखने के लिए इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जिसमें आपको आगे मैं समझा सकूं। अगला प्रश्न है डाइमेकस। ये है डाइमेकस किसके दरबार में आया था? डाइमेकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? नहीं। बिंदुसार के दरबार में? बिंबिसार के दरबार में? अशोक के दरबार में? तो यह अशोक के दरबार में नहीं था, ये बिंबिसार के दरबार में भी नहीं था, ये था बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? ये अशोक का पुत्र था, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था। तो बिंदुसार जो उस समय मौर्य वंश का शासक था, इसके शासनकाल में डाइमेकस, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइमेकस जो था, ये सीरियाई नरेश मतलब राजा, सीरियाई नरेश यानी सीरियाई शासक एंटियोकस का ये राजदूत था। एक बार फिर से ध्यान दें, मैंने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं आया था बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में जब आया था तो ये था डाइमेकस, जो सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था।
तो ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न आते हैं, दोनों मैंने इसे आगे पीछे कर दी, इसमें कंफ्यूज आप लोग ना हो। तो मैंने बताया कि डायमेकस, सीधे सीधे आप आंसर लगाएंगे बिंदुसार। एक बिंदुसार आता है, बिंबिसार आता है। तो जो बिंबिसार था ये मिलता जुलता नाम है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ये मगध में एक वंश चला था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार में जो अंतर है वो ध्यान रखिएगा। बिंदुसार आंसर लगाइएगा, बिंबिसार पे टिक नहीं मारिएगा। बिंबिसार मगध के में एक हर्यक वंश का संस्थापक के रूप में काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नंबर 3 है डायोनीसियस राजदूत। डायोनीसियस राजदूत, ये प्रश्न है, राजदूत किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? डायोनीसियस है। ऊपर मैंने कहा डायमेकस, नीचे कहा हमने डायोनीसियस है। कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न आगे पीछे डाल दिए हैं। अब आइए इसको हम लोग जान लें कि ये कौन था। पहले इसका आंसर देख लें हम लोग। डायोनीसियस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं, बिंदुसार के दरबार में नहीं, अशोक, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर अशोक या अशोक के दरबार में आया था। कौन था ये जो था ये डायोनीसियस, ये हम यहाँ लिख देते हैं डायोनीसियस था ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था, ये डायोनीसियस। तो ध्यान रखिएगा, डायोनीसियस का आंसर आप लगाएंगे अशोक के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस वेद में गायत्री मंत्र, देखिए ध्यान रखिएगा, किस वेद में गायत्री मंत्र और प्लस साथ में महामृत्युंजय मंत्र, यानी गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मिलता है? देखिए क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करा दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या है प्रश्न? गायत्री मंत्र की बात आती है तो हमें सीधे मालूम इसका आंसर जो है वो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, बिल्कुल सही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ में जुड़ा हुआ महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय और प्लस गायत्री दोनों साथ में। अब विकल्प देखते क्या है? ऋग्वेद, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऋग्वेद लगा देंगे, आप ऋग्वेद पे टिक नहीं मारेंगे आप। इसका सही आंसर जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गायत्री मंत्र के साथ, यानी दोनों एक साथ अलग अलग साथी में चले हैं, महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख दोनों मिलता है, तो वो है यजुर्वेद। आप गायत्री मंत्र के लिए केवल गायत्री मंत्र आएगी तो ऋग्वेद लगाएंगे, लेकिन जब दोनों की बात आएगी तो हम यजुर्वेद लगाएंगे, और यजुर्वेद में हमें इसका उल्लेख मिलता है। ये दूसरा वेद है यजुर्वेद, इसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, ये दोनों नहीं है, 4 ही वेद होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही सीक्वेंस भी है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिलता है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? तीसरे मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडलों की रचना करने वाले अलग अलग जो हैं वो ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनियों ने उनकी रचना की है। आइए हम देखते हैं इसमें जो इसका आंसर क्या होगा। शतर्चिन, तो इसका आंसर जो है वो शतर्चिन की जब बात आएगी तो ये ऋषि ये भी थे। इन्होंने ऋग्वेद के प्रथम मंडल की रचना की है। गृहसमत की बात आती है तो इन्होंने ऋग्वेद के ये प्रथम मंडल की इन्होंने रचना की थी, ये दूसरे मंडल की रचना इन्होंने की है। और विश्वामित्र जो आते हैं ये, इसका सही आंसर है तीसरे मंडल। विश्वामित्र ने इसके तीसरे मंडल की रचना की। जब आता तीसरा मंडल कौन है तो मैंने पहला ही बता दिया, यानी शतर्चिन प्रथम मंडल के, गृहसमत द्वितीय मंडल के, दूसरे मंडल के, विश्वामित्र तीसरे मंडल के, वामदेव मैंने सीक्वेंस से विकल्प भी है, वामदेव जो है वो चौथे मंडल के हैं, चौथे मंडल के। तो इस तरह से ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसके आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर विश्वामित्र होगा। लेकिन अगर आता है कि पहले मंडल क्या है तो कौन शतर्चिन, दूसरा मंडल कौन है गृहसमत, चौथा मंडल कौन है वामदेव। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें जब भी कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उसका विकल्प के बारे में भी जानिए, क्योंकि अगर विकल्प हमें जानकारी अगर रहेगी तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है,
आगे आगे देखते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? क्वेश्चन दिया है कौन सा वेद गद और पद दोनों में है, यानी गद और पद, यानी कहानी और कविताएं दोनों मिलती हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें गद और पद दोनों का है तो इस पर ऋग्वेद पर टिक नहीं मारेंगे। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद जो गद और पद दोनों में है, ये गद और पद दोनों में, ये केवल आपका पद में है, यानी शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है और कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था की तुलना, क्वेश्चन क्या है, ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था की तुलना किससे की गई है? प्रश्न है, विकल्प में क्या है, क्या प्रश्न ये दिया है, विकल्प है ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, रघुवंश। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे आप आंसर मारेंगे ऋग्वेद की जो तुलना है वो ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से की जाती है, यानी जो समानताएं हमें ऋग्वेद मिलती हैं वैसे ही हमें ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में मिलती है। रामायण नहीं है, रामायण की रचना आप लोग जानते हैं वाल्मीकि ने की। महाभारत ये भी नहीं है, वेदव्यास ने। रघुवंश कालिदास का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, तहकीके हिंद। बहुत अच्छा प्रश्न है। तहकीके हिंद या इसे कहते किताबुल हिंद, तहकीके हिंद कह लें या किताबुल हिंद कह लें, दोनों एक ही बात है। कंफ्यूज मत होइएगा कि तहकीके हिंद अलग है या किताबुल हिंद अलग है। तो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद ये एक अरबी में लिखी पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं, सही आंसर है सुलेमान, नहीं मारेंगे आप। अल-मसूदी नहीं है, इसका सही आंसर है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी में भारत जब आया, 10वीं-11वीं शताब्दी में, उसने भारत की जो व्यवस्था का वर्णन जो है उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद में इसका वर्णन किया है। तो अल-बरूनी का जो पूरा नाम है अबू रेहान इब्न अहमद मोहम्मद अल-बरूनी। अबू रेहान इब्न अहमद मोहम्मद अल-बरूनी, एक बहुत बड़ा नाम इसका है। इसने अपनी जो पुस्तक अरबी भाषा में लिखी थी, यानी ये जो किताबुल हिंद है ये अरबी में भाषा में है, अरबी भाषा में है। और अरबी भाषा से इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में, अरबी से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था उसको किया था डॉक्टर सचाऊ ने। डॉक्टर सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और अरबी से हिंदी भाषा में अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर रजनीकांत शर्मा ने किया था। फिर सुनिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आता है कि अल-बरूनी का ये मूल पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई? तो आप सीधे कहोगे अल-बरूनी ने जो है मूल पुस्तक लिखी है तहकीके हिंद, जो अरबी भाषा में है। अरबी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर सचाऊ ने किया था। और फिर हिंदी भाषा में इसका अनुवाद जो है वो डॉक्टर रजनीकांत शर्मा ने किया था। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर तहकीके हिंद, आंसर अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला अरबी लेखक यात्री कौन था? भारत में आने वाला पहला अरबी लेखक यात्री कौन था, ये प्रश्न है। ध्यान दें इस पे। क्या है, भारत में आने वाला पहला अरबी लेखक यात्री कौन था? लेखक शब्द का वाइफ, लेखक यात्री कौन था? ये इसका विकल्प है अल-बरूनी, नहीं है, ये मत सोचिएगा अल-बरूनी सबसे पहले आया है। अल-मसूदी ये भी नहीं है, ये लगभग 915-16 ईस्वी में आया था। ये 915-16 ईस्वी में आया था, ये भी नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ये 712 ईस्वी में आया था।
लेकिन ये आक्रमणकारी था, ये लेखक नहीं था ये, इसलिए इसको टिक नहीं मारेंगे। बहुत सारे उसको टिक मार देंगे, वो गलत हो जाएगा। पहला अरबी लेखक यात्री है, उसका नाम है सुलेमान। सुलेमान जो आया था ये 850 ईस्वी में, 850 ईस्वी में भारत आया था सुलेमान। ये भारत में आने वाला पहला अरबी लेखक यात्री था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम को आप टिक नहीं मारेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद का पुरोहित कौन होता है? यजुर्वेद का पुरोहित, यजुर्वेद ये शब्द है यानी तीसरा वेद यजुर्वेद, सॉरी दूसरा वेद यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का पुरोहित है अथर्वयु, ध्यान रखिएगा। होत्र जो है ये होत्र, ये है आपका ऋग्वेद का, ठीक है। उद्गाता जो है ये सामवेद का है। यजुर्वेद का जो है वो है अथर्वयु, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 10 क्वेश्चन माना के डाले हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन की मैंने जो डिटेल दी है वो लगभग 30-40 क्वेश्चन के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। जल्द ही हमारी क्लास भी शुरू होगी। फिलहाल अभी हमने टेस्ट सीरीज चालू की है, तो अगली टेस्ट सीरीज हम लोग कल देखेंगे। आज की टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज नंबर 2। जय हिंद, धन्यवाद।